आज का टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर एंड रेजोनेंस कंडीशन। एनएमआर के टॉपिक में ही आगे बढ़ने पे पढ़ना पड़ता है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है और रेजोनेंस कंडीशन क्या है उसमें। जैसे न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पता चला था, तो अगर कोई न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लोग मान लेते हैं कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, और ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है। और अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच है। सेंटेंस क्या है कि कोई अगर न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियर मैग्नेटिक म्यू है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच में प्लेस्ड है, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ इंटरेक्शन एनर्जी होगी। लेट अगर वो एनर्जी ई है तो हम लोग ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डॉट एच, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के बीच की जो इंटरेक्शन एनर्जी ई है उसको ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डॉट एच से, मतलब इसका फॉर्मूला ये होगा। डॉट हटा करके यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस म्यू एच कॉस ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं इसको, जहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन म्यू दैट इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट एंड एच, मतलब म्यू और एच के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा है, तो ई इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू डॉट एच कॉस ऑफ थीटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होता है, तो मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर इसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एम आई से और इसका फॉर्मूला होता है आई कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम आई बाई आई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड में हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब अगर ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, ई इज इक्वल टू माइनस म्यू एच कॉस ऑफ थीटा था। कॉस थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से मिली है, तो माइनस म्यू एच कॉस थीटा इज एम आई बाई आई। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ये हमारा इंटरेक्शन एनर्जी हो गया न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। और हमें ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है वो 2i+1 वैल्यूज़ उसकी एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्रॉम प्लस आई टू माइनस आई। फ्रॉम प्लस आई टू माइनस आई न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 2i+1 वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 2i+1 वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकता है, जिससे क्या होगा, जो इफेक्ट ऑफ फील्ड ऑन द फ्री लेबल्स है वो फ्री लेबल्स को 2i+1 सब लेबल्स में स्प्लिट कर देगा। मतलब जो सब लेबल्स हैं उसको स्प्लिट करेगा 2i+1 सब। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमें क्या मिला था, माइनस म्यू एच एम आई बाई आई। अगर हम लोग इसको अगर E1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एच एम आई अपॉन आई। E2 अगर लिखेंगे तो माइनस म्यू एच एम आई अपॉन आई। अगर E1 और E2 हमारे पास दो इंटरेक्शन एनर्जी अलग अलग मिली है तो हम लोग डेल्टा E निकाल सकते हैं, मतलब कितना इनमें चेंज है। तो डेल्टा E दैट इज़ E2 माइनस E1, सबको ही पता है। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू एच अपॉन आई और ब्रैकेट में हो जाएगा एम आई वन माइनस एम आई टू माइनस एम आई वन। माइनस साइन कॉमन होके बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास इतना हो गया। अब इसको अगर शॉर्ट में करते हैं एम आई टू माइनस आई वन, इसको डेल्टा एम लिख सकते हैं। डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एच डेल्टा एम म्यू एच अपॉन आई।
ये हमारे पास चेंज इन इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अगर हम लोग एडजेसेंट स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं तो डेल्टा एम की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला जो होगा वो चेंज हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो म्यू एच अपॉन आई, ये फॉर्मूला फॉर द एडजेसेंट स्प्लिटेड एनर्जी लेवल, एडजेसेंट स्प्लिटेड एनर्जी लेवल का जो फॉर्मूला होगा तो वो डेल्टा ई इज इक्वल टू म्यू एच। अगर न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, अगर कोई न्यूक्लियस है उसकी अगर न्यूक्लियर स्पिन कोई न्यूक्लियस है और उसकी न्यूक्लियर स्पिन अगर आई हम लोग मान लेते हैं तो उसका न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू जी एन आई म्यू एन। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियर स्पिन आई गिवन है तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट जो कि म्यू से डिनोटेड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू जी एन आई म्यू एन। अब हमारे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है जी एन, यहाँ पे हो जाएगा म्यू एन, आई तो यहाँ पे है म्यू एन एच अपॉन आई, मतलब डेल्टा ई के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जी एन म्यू एन एच। ये फॉर्मूला हमारे पास फाइनल आया। ठीक है। यहाँ से हमें मिला क्या, पूरे अभी तक के जो डेरिवेशन है ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा ई मतलब जो चेंज इन इंटरेक्शन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि द चेंज इन एनर्जी एंड द एनर्जी सेपरेशन इंक्रीजेज विथ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जितना हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा चेंज इन इंटरेक्शन एनर्जी और एनर्जी सेपरेशन बढ़ता जाएगा। तो इस चीज़ को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द चेंज इन एनर्जी एंड एनर्जी सेपरेशन increases with increase in magnetic field. The change in energy and energy separation increases with increase in the magnetic field। हमारा अभी तक के डेरिवेशन का कुछ फाइनल कंक्लूजन निकल के आया है। अभी 100% नहीं निकला है लेकिन कुछ भी निकल के आया है। अच्छा, जो स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं कि वो उसमें फ्रीक्वेंसी वहाँ पे न्यू है, मतलब न्यू अगर फ्रीक्वेंसी अगर मान लेते हैं स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर म्यू मान लेते हैं तो चेंज इन एनर्जी डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू भी तो लिखता है। ठीक है। तो एच न्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई टू माइनस ई वन। ठीक है। यहाँ से मैं एच न्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो ऊपर आया था डेल्टा ई की वैल्यू जी एन म्यू एन एच, तो इसको लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू जी एन म्यू एन और एच। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर एंड द रेजोनेंस कंडीशन। जो टॉपिक था कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर एंड रेजोनेंस कंडीशन विथ प्रूफ, उसका ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है वो बताता है, ये डिस्क्राइब करता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर एंड रेजोनेंस कंडीशन के बारे में। ओके, थैंक यू।